and welcome to Northeast PSC. Today we will be discussing about this crucial topic called POCSO Act. It has recently been celebrated as 10th anniversary of this very important act. 2013 में लाया गया था. This act has been one of the most successful acts of the Indian Parliament in the second decade of the 21st century. तो हम लोग इसको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, इसके तमाम प्रोविजंस के बारे में, क्या इसकी प्लस पॉइंट है, इसमें क्या चैलेंजेस हैं और आगे क्या होना चाहिए. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन द डिस्कशन. दिस इज़ मी, okay, and these are some information about me. I did my graduation and post graduation from Jamia Millia Islamia, and if you want to know something more, then please get in touch, or maybe you can get in touch with me on Twitter or LinkedIn. Okay, having said that, let's begin the discussion. तो अभी जो है न्यूज़ में था कि लॉ कमीशन ने एडवाइस किया है कि जो एज ऑफ कॉन्सेंट है पोक्सो एक्ट के तहत वो 18 से घटा के 16 कर दिया जाए. एज ऑफ कॉन्सेंट क्या होता है कि एक वो एज जिस एज में एक व्यक्ति अपने ओपिनियन दे पाए, ओपिनियन एज इन फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और एंड ऑल दोज थिंग्स. तो कॉन्सेंट देने की जो प्रक्रिया है वो 18 साल कर दिया गया है. अगर 16, ऐसा माना जाता है कि 18 साल की उम्र में एक व्यक्ति पूरी तरह से मतलब मेंटली ग्रोन होते हैं एंड ही और शी कैन टेक ए डिसीजन. तो बोला है कि ये जो आपने वो किया है, रिड्यूस करने की जो बात किया है, एज ऑफ कॉन्सेंट 16 को करने की जो बात किया है, इट इज़ समथिंग नॉट एडवाइजेबल. एडवाइजेस अगेंस्ट रिड्यूसिंग एज ऑफ कॉन्सेंट टू 16 अंडर पॉक्सो एक्ट. तो पॉक्सो एक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. दिस इज़ वाई इट वाज इन न्यूज़ सितंबर 29, 2023. ये इंडियन एक्सप्रेस की वो है. चलिए. सो विद द इंटेंट टू इफेक्टिवली एड्रेस द इविल ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो एक्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 2012. 2012 में इसको पास कर दिया गया था. ठीक है. और ये क्यों किया गया था कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन को सेक्सुअल एब्यूज़ से बचाने के लिए और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए कोई डेडिकेटेड हमारे पास लॉ नहीं था. ठीक है, डेडिकेटेड लॉ नहीं था. आगे हम देखेंगे कि अलग अलग लॉ के अंदर इस पर्टिकुलर चैलेंज को, इस पर्टिकुलर जो इशू है, सीरियस इशू को अलग अलग लॉ में डील किया जाता था, बट इसका कोई एक डेडिकेटेड लॉ नहीं था. ये 2012 में पार्लियामेंट इसको पास करते हैं. पॉक्सो एक्ट की बात करें, इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 14 नवंबर 2012, विच वॉज एनेक्टेड इन कॉन्सिक्वेंसेस टू इंडियाज रेटिफिकेशन ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1992. तो ये जो 1992 में एक कन्वेंशन हुआ था, UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उसको इंडिया ने क्या कर दिया, आपका रेटिफाई किया है. रेटिफाई क्या करता है, देखिए, एक तो होता है साइन करना. ठीक है, साइन, कोई एग्रीमेंट आप साइन करते हैं, उस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद जब आप अपने कंट्री में कोई लॉ बनाते हैं, उसी एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया जो है इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को रेटिफाई करते हुए पॉक्सो एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं 14 नवंबर 2012 को. तो मैं 2013 बता रहा था इंट्रोडक्शन में, इट इज़ 2012. ठीक है. तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसकी मेन मकसद क्या था कि टू एड्रेस ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल एब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के साथ जो यौन शोषण होता है, ठीक है, उनको जब उनके पूरा मतलब वो नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती है, उससे पहले अगर इनके साथ कुछ ऐसा किया जाए, भाई एक बात तो यह है कि उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो गलत है, सही है, उसमें दुख है कि उसमें प्लेजर है. सो ऑल दोज थिंग्स व्हेन यू डू टू ए चाइल्ड और ए माइनर, इट इज़ ए हीनस एक्ट. और इसको कंट्रोल करना, इसको रोकना, इसको कर्टेल करना, इट इज़ significantly important. Okay.
ये एक्ट क्या करते हैं, इट डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल के नीचे कोई भी व्यक्ति, उसको हम लोग चाइल्ड बोलेंगे, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, ठीक है। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, क्योंकि ये बहुत ही हीनस क्राइम है। आप एक मासूम की ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, और बहुत सारे केसेस में आप एक व्यक्ति को मेंटली पैरालाइज करते हैं फॉर लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर वो अपने बचपन की जो वो हैं स्कार हैं, ठीक है, जो गलत जो मेमोरी हैं, दे कैरी इट फॉरवर्ड फॉर एंटायर ऑफ देयर लाइफ। तो आप उसको रोकना है, और इसके लिए आप क्या देखते हैं, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट ऑफ लाइक दिस हीनस क्राइम, ठीक है। तो it also further reviewed and amended in 2019 to introduce more stringent punishment including death penalty for committing sexual crimes on children। तो अगर एकदम डिसप्रोपोर्शनेट, कभी बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि क्राइम भी करते हैं, क्राइम एज इन की एब्यूज़ करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो इतना हीनस क्राइम के लिए अब क्या होना चाहिए, डेथ पेनल्टी वगैरह होना चाहिए। इसलिए 2019 में क्या हुआ था आपका, इसको कुछ चेंजेस लाया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो नोटिफाइड पॉक्सो रूल्स 2020। तो कुछ फीचर्स हैं, कुछ एक्सेप्शनल बातें हैं इसमें, जिसका हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छी बात जो ये है कि जेंडर न्यूट्रल है ये लॉ। जेंडर न्यूट्रल ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए नहीं बात करते हैं, और ना ही मेल चाइल्ड के लिए बात करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका विक्टिम होते हैं, ठीक है, बियॉन्ड 18 की केसेस में अगर हम देखें तो सेक्सुअल एब्यूज़ जो होता है ज़्यादातर वो गर्ल्स के साथ होता है, बट जो आपका चाइल्ड, जब एक बच्चा चाइल्ड रहता है, वो मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस के जो लोग हैं उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती हैं। इसीलिए इस लॉ में क्या किया गया है, विक्टिम को जेंडर के बेसिस पे नहीं किया गया है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर ऑफ द विक्टिम, इसको डिफाइन नहीं किया है। दिस इज इन लाइन विद द प्रिंसिपल दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो हर एक बच्चे को क्या है, ये राइट है कि उनको किसी भी तरीके की सेक्सुअल, मतलब कि उनके साथ यौन शोषण ना हो, एंड दैट लॉज शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन जेंडर। जो जेंडर के बेसिस पे अगर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उस तरीके की लॉ जो है हमें क्या करना पड़ेगा, कार्टेल करना पड़ेगा। उस तरीके की जो लॉ है जो जेंडर स्पेसिफिक हो, वो हमारे सोसाइटी में इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को क्या कर सकता है, इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को डिले कर देगा टू अटेन इक्वलिटी। दैट इज वाई वी नीड लॉज विच आर जेंडर न्यूट्रल इन टर्म, विच दैट इज वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस लॉ। दूसरा क्या है, ईज इन रिपोर्टिंग केसेस। बहुत सारे केसेस में आपने सुना होगा कि किसी के साथ गलत हुआ है, व्हेन ही और शी गोज टू द पुलिस स्टेशन देयर इज़ नॉट एनफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द पुलिस अथॉरिटीज़। फिर आपको पूछेंगे आपके साथ क्या हुआ था, किसने किया था, जो किया था क्या वो आपका रिलेटिव हैं, क्या जो आपके साथ हुआ उसमें आपकी कोई सहमति थी। इन तमाम चीज़ों की मतलब क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम द विक्टिम फील्स रॉब्ड। उनको लगता है कि यार ये कहाँ आ गया, मुझे आना ही नहीं चाहिए था पुलिस स्टेशन में। तो द ईज ऑफ रिपोर्टिंग वॉज नॉट देयर, बट in this particular law there is a sufficient general awareness now to report cases of sexual exploitation of children, not only by individuals but also by institutions। non reporting मतलब कि क्या है कि NGO वगैरह हो गया, स्कूल्स हो गए हैं, या फिर मदरसा, गुरुकुल, उस तरीके की इंस्टीट्यूशन एज सच जाके भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, नॉन रिपोर्टिंग हैज़ बीन क्लब्ड एज एन ऑफेंस, कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और आप उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, इसको क्या माना जाएगा, इसको एक ऑफेंस माना जाएगा। दिस हैज़ मेड इट कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू हाइड ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। बच्चों के खिलाफ, बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है, अगर उसको आप हाइड कर रहे हैं तो ये भी एक ऑफेंस हो जाएगा, इसको भी क्या माना जाएगा, एक क्राइम माना जाएगा। एक्सप्लिसिट डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, जैसे बच्चों की बहुत सारे केसेस में देखा जाता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, प्रमोट नहीं होता है, लोगों के बीच में पॉपुलर होता है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर पॉपुलर होगा तो उससे क्या होगा कि देयर वुड बी अ नेचुरल टेंडेंसी इन पीपल हु आर वाचिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट्स टू एक्सप्लॉइट और अब्यूज चिल्ड्रन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट एंश्योर दैट समथिंग लाइक दिस
मस्ट नॉट एग्जिस्ट। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं होना चाहिए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ जो मटेरियल्स है इट हैज़ टू बी अवॉइडेड ऑल टुगेदर। और अगर किसी की मोबाइल में भी इस तरह की चीज़ें पाया जाता है इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। फर्दर द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट हैज़ बीन डिफाइंड इन एक्सप्लिसिट टर्म्स। सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है उसको एकदम खुले शब्दों में एक्सप्लेन किया गया, विच इंक्रीज्ड मिनिमम पनिशमेंट अनलाइक एन एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। पहले क्या था कि आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ वुमेन एक शब्द है हमारे लॉ में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है? इट इज़ वेरी वेग, इसका कोई डेफिनिट डेफिनेशन नहीं है। आउटरेजिंग मॉडेस्टी क्या है? कभी आप बोलेंगे किसी को छू देना आउटरेजिंग मॉडेस्टी हो गया, कभी आप बोलेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत ही क्वेश्चनेबल जजमेंट था कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना पड़ेगा अगर रेप का केसेस दर्ज करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, वेग डेफिनेशन देते हैं। तो उससे यह हुआ कि सेक्सुअल असल्ट क्या होता है इसको यहाँ पर बड़े एक्सप्लिसिट शब्दों में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। फिर पॉक्सो रूल्स 2020 में क्या होता है, इंटरिम कॉम्पनसेशन एंड स्पेशल रिलीफ रूल 9 ऑफ द पॉक्सो रूल्स अलाउज द स्पेशल कोर्ट टू ऑर्डर इंटरिम कॉम्पनसेशन फॉर द चाइल्ड्स नीड्स। अगर बच्चे के साथ कभी भी कुछ भी गलत हो रहा है तो जो स्पेशल कोर्ट होगा वो क्या करेगा, बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, तमाम जो कॉम्पनसेशन है उसको प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू रिलीफ और रिहेबिलिटेशन आफ्टर द एफआईआर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपने एफआईआर रजिस्टर कर दिया उसके बाद बच्चे को कहाँ वो करना है, रिलोकेट करना है, कहाँ रहेगा, उसका क्या खर्चा होगा, वो तमाम खर्चा स्पेशल कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट ऑफ स्पेशल रिलीफ की अगर हम बात करें अंडर पॉक्सो रूल्स, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होता है, मे रिकमेंड इमीडिएट पेमेंट। जैसे आपका फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, यूजिंग फंड्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, इन सब काम के लिए आपको इमीडिएट पेमेंट ऑफ स्पेशल रिलीफ, मतलब कि आपको इमीडिएट जो है कुछ पैसा आपको दे दिया जाए ताकि आप कपड़ा खरीद पाए, क्लॉथ्स खरीद पाए, ट्रांसपोर्टेशन हो पाए आप, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर मिल पाए। सो ये जो फंड होगा इसमें जो खर्चा होगा इट विल कम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी DLSA, द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCPU, और फंड्स मेंटेन्ड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। द पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन ए वीक ऑफ रिसीविंग द CWC's रिकमेंडेशन। अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस तरह के कोई रिकमेंडेशन करते हैं कि हमें बच्चों को इमीडिएट पेमेंट करना है, उसके एक हफ्ते के अंदर ये फंड जो हैं डिसबर्स हो जाना चाहिए। सपोर्ट पर्सन्स फॉर द चाइल्ड, मतलब अगर कभी क्या हुआ कि इट एम्पावर द CWC टू प्रोवाइड सपोर्ट पर्सन टू असिस्ट द चाइल्ड थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। बहुत सारे केसेस में बच्चे के साथ कोई रहता नहीं है बच्चे की देखभाल करने के लिए, या फिर जब उनके साथ कोई गलत होता है तो देयर इज़ नॉट एनफ अटेंशन गिवन टू द मेंटल हेल्थ और टू द फिजिकल हेल्थ। तो ऐसे में जो चाइल्ड वेलफेयर वो है CWC जो हैं, ये आपको क्या करेंगे, अपॉइंट ए पर्सन हु विल लुक आफ्टर द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ट्रायल। ठीक है, सो द सपोर्ट पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ensuring द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग, एक्सेस टू मेडिकल केयर, काउंसलिंग एंड एजुकेशन, जैसा मैंने आपको बताया। तो they also inform the child and their parents or guardians about court proceedings and developments related to the case। तो इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो है आपका सपोर्ट पर्सन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अच्छा, ये जो लॉ है इसकी ज़रूरत क्यों थी? Why was this law even important enough? India has one of the largest population of children in the world। कितना है? 472 मिलियन, मतलब 47 करोड़ चिल्ड्रन है जो कि 18 साल के नीचे हैं। 47 करोड़ मतलब समझ रहे हैं, मतलब बहुत सारे केसेस में इतना तो एक कंट्री का पॉपुलेशन भी नहीं होता है। 472 मिलियन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बाय द स्टेट इज गारंटीड टू इंडियन सिटीजन्स बाय एन एक्सपेंसिव रीडिंग ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एक चिल्ड्रन की जो सेफ्टी है उसको कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
तो राइट टू लाइफ, एक डिग्निफाइड लाइफ हो आपके पास, ये आर्टिकल 21 से आता है। तो एक बच्चे की जो देखभाल है उसको प्रोटेक्ट करना जो स्टेट की जिम्मेदारी है, ये आर्टिकल 21 से आती है। एंड ऑल्सो मैंडेटेड गिवन एंड इंडिया स्टेटस एज अ सिग्नेटरी टू द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो ये एक सरकार की जिम्मेदारी है कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रेन हैं, चिल्ड्रेन की जो आपका वेलबींग है उसको मेंटेन किया जाए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ओके, बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट, गोवा चिल्ड्रंस एक्ट 2003 was the only specific piece of child abuse legislation। तो पोक्सो एक्ट से पहले गोवा में चिल्ड्रंस एक्ट हुआ करता था स्पेसिफिकली चाइल्ड एब्यूज को डील करने के लिए। उसके अलावा ऑल इंडिया लेवल पे देयर इज नो सच लॉ टू अंडरटेक और टू सी दिस चाइल्ड एब्यूज केसेस। तो पहले क्या होता था, आईपीसी 375 जो है वो रेप में आता है, इसके अंदर डील किया जाता था चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़। फिर आईपीसी 354 जो है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन, इसमें हो गया। फिर आईपीसी 377 जो हो गया अननेचुरल ऑफेंसेस। तो इन तमाम आईपीसी जो है इंडियन पिनल कोड के जो धाराएं हैं, जो सेक्शन है, इसमें जो है आपका डील किया जाता था चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़। इट वाज ऑफ्टन वेग एंड देयर वाज नॉट एनफ डायरेक्ट और explicit attention to deal this menace। ठीक है, however such a measure had drawbacks since the IPC could not effectively protect the child due to various loopholes। बहुत सारे loopholes थे, बहुत सारे कमियां थी, बहुत सारे खामियां थी आईपीसी में, जिसकी वजह से जो चाइल्ड एब्यूज़ की जो केसेस है वो कम नहीं हो रहा था या फिर चाइल्ड को एब्यूज़ होने से रोक नहीं पा रहे थे। आईपीसी वो सारे लूफोल क्या क्या है, आईपीसी 375 की बात करें तो इट डज नॉट प्रोटेक्ट मेल विक्टिम्स। तो आपने क्या किया, आपका जो मानना यह है कि जो फीमेल विक्टिम है वही है बट मेल विक्टिम एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मेल विक्टिम है उसको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? इट डज नॉट प्रोटेक्ट मेल विक्टिम्स और एनी वन फ्रॉम सेक्शुअल एक्ट्स ऑफ पेनिट्रेशन अदर देन ट्रेडिशनल फिनो-वेजाइनल इंटरकोर्स। तो जहाँ पर पीनिस और वेजाइना का जहाँ पर इंटर कोर्स होता है उसी को रेप के तौर पे माना जाता है आईपीसी 375 में। एंड इट इज़ प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इट इज़ नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मेल विक्टिम्स। सो ये एक लूफोल था। दूसरा क्या था, आईपीसी 354 में क्या था, मॉडेस्टी जो है, मॉडेस्टी को डिफाइन नहीं किया गया। ये मॉडेस्टी हर एक सिचुएशन में अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है बिकॉज देयर इज नॉट एनी डेफिनिट डेफिनेशन। तो इट डज नॉट प्रोटेक्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए मेल चाइल्ड। फिर आपने क्या देखा, आईपीसी 377 की अगर बात करें, अननेचुरल ऑफेंसेस जो हो गया कि अननेचुरल जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो गया, जिसको आर्टिकल 3 आईपीसी 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। बट ये पहले होता था कि आईपीसी 377 के अंदर अगर सेक्सुअल एब्यूज़ होता है बच्चों का उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, so victims penetrated by their attackers sex act and is not designed to criminalize sexual abuse of children। तो जो विक्टिम है, it applies to victims penetrated by their attackers sex। जो विक्टिम है उसको मतलब टैकल किया जाएगा बट नॉट द वन हु इज डूइंग दिस ऑफेंस। As such, legislative reform with a specific child protection act in mind was needed। That is why जो पोक्सो है इस तरह की एक एक्ट की बहुत लंबे समय से ज़रूरत थी एंड इट फाइनल हैपेंड। तो सेलियन फीचर्स में हम लोग एक तो वो देखे थे कि जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, और एक्सप्लिसिट शब्दों में इसको डिफाइन किया गया है। फिर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द एक्ट आर इंडिविजुअल बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल एब्यूज होता है, जैसे आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी, पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट। Sexual assault is deemed to be aggravated under certain circumstances, such as when the child is mentally ill। अगर आप एक mentally ill बच्चे के साथ कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो ये माना जाएगा कि बहुत ही aggravated, मतलब sexual assault में भी ये ऊंचे दर्जे की क्राइम है ये। Also when the abuse is committed by the person in a position of trust,
जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो उस तरह के लोग अगर करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, पुलिसमैन, फैमिली मेंबर, तो इस तरीके के केसेस में भी जो ऑफेंस इसको एग्रावेटेड माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज सीरियस अमंग मोस्ट सीरियस। Adequate provisions are made to avoid re-victimization of the child at the hands of the judicial system। ठीक है, तो the act assigns a policeman in the role of child protector during the investigation process। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बच्चे को वो करने के लिए, देखभाल करने के लिए एक पुलिसमैन को अपॉइंट किया जाता है। The act stipulates that such steps must be taken which makes the investigation process as चाइल्ड फ्रेंडली एज पॉसिबल। तो ये कोशिश करना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो चाइल्ड फ्रेंडली हो। चाइल्ड जो है अपनी बातों को रखने से डरे ना, उसको इंटिमिडेट ना फील हो, उसको शर्मिंदगी ना महसूस हो। ठीक है, और जितने भी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजेस के केसेस आए, आप उसको 1 साल के अंदर इट हैज़ टू बी डिस्पोज्ड, 1 साल के अंदर उसका पूरा अंजाम होना चाहिए। इट हैज़ टू बी, जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड विद इन 1 ईयर। इस पर्टिकुलर काम के लिए स्पेशल कोर्ट्स सेटअप करने की बात किया गया है, सेटअप किया गया है कि जो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस है उसको सिर्फ इस तरह के स्पेशल कोर्ट्स में ही डील किया जाएगा, ताकि जो नॉर्मल कोर्ट्स है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, सेशंस कोर्ट, इन तमाम कोर्ट्स के पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं। सो टू डील विद दिस केसेस, सेक्सुअल एब्यूज केसेस अगेंस्ट चिल्ड्रेन, and in fast paced manner there has to be special courts, fast track courts, इसको FTCs भी बोला जाता है, fast track courts। सो अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट, जो पॉक्सो एक्ट की 45 है सेक्शन, उसमें बोलते हैं द पावर टू मेक रूल्स लाइज विद इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पॉक्सो एक्ट के साथ जुड़ा हुआ जो कानून है ये कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। उसके अलावा NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एंड स्टेट कमीशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये जो NCPCR, SCPCR हो गया, इन लोगों को अथॉरिटी बनाया गया है। ठीक है, ये दोनों स्टैट्यूटरी बॉडीज है, पार्लियामेंट के कानून से बनाया गया है। इन लोगों को, ये दोनों बॉडीज को मॉनिटर और इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये जो एक्ट है इसको मॉनिटर करना और इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सौंपा गया है। फिर सेक्शन 42A जो है इस एक्ट के, ये बोलते हैं कि इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ, पॉक्सो एक्ट शैल ओवरराइड सच प्रोविजंस। आप मान लीजिए कई सारे ऐसे केसेस है जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के साथ डील करता है और अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके की बातें हैं, या फिर मतलब कहीं पे वो नहीं बन रहा है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है, तो वैसे में पॉक्सो एक्ट में जो बात कहा गया है वही वैलिड होगा। इट ऑल्सो कॉल्स फॉर मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। आप सेक्सुअल ऑफेंसेस को मैंडेटरीली रिपोर्ट करें। ए फॉल्स कंप्लेंट with intent to defame a person is punishable under the act। अगर आप झूठ मूठ कोई एक ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं जिससे किसी व्यक्ति की जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जो इमेज है उसको अगर आप तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे में क्या किया जाएगा? पनिशेबल, यू विल बी पनिश्ड। लेकिन इस केसेस, ये जो के लॉ है, इट इज very praiseworthy law। It is very modern and it is updated in its content। लेकिन इसमें कुछ challenges हैं। पहली बात यह है lack of knowledge and sensitivity। लोगों को पता ही नहीं कि पॉक्सो नाम की इस तरह की एक लॉ एग्जिस्ट करती है। लोगों को पॉक्सो के तहत जो क्राइम हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं है, या फिर अगर बच्चों के साथ होता भी है, इस तरीके के कुछ इंसिडेंट होता है, उसका जो सीरियसनेस है लोग उसको रियलाइज नहीं करते हैं, एंड रिगार्डिंग द एक्ट्स कंटेंट्स एंड प्रोसेस अमंग मेनी स्टेकहोल्डर। बहुत सारे लोग लगता है कि जो पुलिस के पास जाना बेकार है या फिर इससे कोई हल नहीं निकलेगा, इट इज़ नॉट वर्दी एनफ। तो ये लोगों के बीच में नॉलेज, अवेयरनेस या फिर सेंसिटिविटी नहीं है। फिर अगर हम बात करें स्पेशल कोर्ट, पुलिस यूनिट्स, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ की बात करें, इन लोगों के पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एनफ लोग नहीं है उनके पास काम करने के लिए, रिसोर्सेस नहीं है, फंड नहीं आते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग कहते हैं कि इंक्लूडिंग क्वालिफाइड स्टाफ नहीं होते हैं। फिर किड फ्रेंडली सेटिंग भी नहीं है कि ऐसा लोग होना चाहिए जहां पर एक बच्चा अपने जो असुविधाएं हैं उनके साथ जो गलत हुआ है उसको बताने में उनको बताने में हिचकिचाए ना। तो इस तरीके की माहौल की भी कमी होती है कि देयर इज नॉट एनफ
infrastructure, personnel, or resources under the act to the different institution responsible for this implementation of the act. उसके अलावा क्या होता है, लैक ऑफ सफिशिएंट ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन. अगर हम बात करें जुडिशियल ऑफिशियल्स की बात करें, प्रोसिक्यूटर्स की बात करें, पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, ये अक्सर गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं टू व्हेन दे आर डीलिंग विद सच सीरियस केसेस. विक्टिम को इतना ऐसे सवाल पूछेंगे कि विक्टिम शर्मा जाते हैं, विक्टिम खुद चाहते हैं कि यार मैं गलत कर दिया पुलिस स्टेशन आके. तो इसमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनके वो जो लोग जो इस तरीके की केसेस को डील करते हैं उनके पास सफिशिएंट क्या नहीं है, आपका लैक ऑफ सफिशिएंट ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन. ठीक है. द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज सोशल स्टिग्मा एंड प्रेशर टू कीप क्वाइट और मेक ए डील विद द ऑफेंडर्स. तो जो विक्टिम होते हैं जिनके साथ ये गलत होता है उनको एक हमेशा डर रहता है कि सोसाइटी में पता नहीं क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, हमारी बिटिया के साथ ऐसा हुआ है तो उसको शादी कैसे करेंगे. इट इज द आइडिया ऑफ every household in Indian subcontinent, if not every but most of the households, कि किसी के साथ गलत होता है तो जो विक्टिम होता है उसी को मतलब संयम बरतना पड़ता है, उसी को चीज़ों को देख के चलना पड़ता है. एंड द कल्प्रिट स्कॉट फ्री घूम रहे. तो हमेशा जो स्टिग्मा है, जो सोसाइटल प्रेशर है, उसके तहत चल के हम क्या देखते हैं कि केसेस को रिपोर्ट नहीं करते हैं. लो कन्विक्शन रेट एंड डिलेज इन केस रिजोल्यूशन. जितने केसेस फाइल किया जा रहा है उतने सारे केसेस को क्या होना चाहिए, आपका रिजल्ट आना चाहिए कि खैर ये जो केसेस आ रहे हैं उसको आप सुनवाई करें, उसका जो अंजाम है, उसका फाइनल जो वर्डिक्ट हो जल्द से जल्द आए. या फिर अगर आप मान लीजिए 100 केसेस आ रहे हैं, एटलीस्ट उसमें 90 केसेस तो आपका ऐसा हो कि लोग कन्विक्ट हो रहे हैं, सालों साल तक केसेस चल रहा है, तो उसमें लोगों की जो भरोसा है वो भी कम होता जाता है. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस एजेंसीज इन्वॉल्व इन हैंडलिंग केसेस अंडर दिस एक्ट. इस एक्ट के अंदर जो अलग अलग एजेंसीज को जो जिम्मेदारी सौंपा गया है उसको निभाते वक्त अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बीच में देयर इज नॉट एनफ कोऑर्डिनेशन. फिर इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम्स टू इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्ट एफर्ट्स. तो जो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन सिस्टम है ये भी इट इज़ नॉट एनफ, इट इज़ नॉट एडिक्वेट. तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या होता है. उनके साथ गलत होता है तो उनको हाउ दे शुड लर्न टू से नो. ठीक है. पेरेंट्स है उनको बताया जाए कि हाउ सीरियस दिस इशू इज़. टीचर्स को बताया जाए कि बच्चे के बीच में जेंडर सेंसिटाइजेशन, सेक्सुअल ऑफेंसेस, इन तमाम चीज़ों की एक सटल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. कम्युनिटी मेंबर्स को टाइम टू टाइम सजाग किया जाए. ठीक है. फिर इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटी एंड ट्रेनिंग ऑफ द पुलिस, जुडिशरी एंड मेडिकल स्टाफ, सोशल वर्कर्स. ये सारे जो लोग जो एक सेक्सुअल एब्यूज़, चिल्ड्रन के सेक्सुअल एब्यूज़ के केसेस के साथ जुड़ा हुआ था, इन तमाम लोगों की जो कैपेसिटी है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाया जाए थ्रू ट्रेनिंग एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये सारे चीज़ें हम कर सकते हैं. उसके अलावा टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी टू ट्रीटिंग इंसिडेंट्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़. तो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ को डील करने के लिए देयर हैज़ टू बी ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी. एक फुल फ्लेजेड स्ट्रेटेजी होना चाहिए जहाँ पर आप चिल्ड्रन की जो आपका सिचुएशन है उसको आप टैकल कर पाए. ठीक है. डीलिंग विथ वुमेन्स एंड चाइल्ड्स इश्यूज़, हेल्थ, एजुकेशन, होम अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस. तो ऐसे में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव बेहतर हो सकता है. टू एंश्योर दैट द स्पेशल कोर्ट्स, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़, पब्लिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स फॉर्म्ड अंडर द पॉक्सो एक्ट ऑपरेट सक्सेसफुली एंड एफिशिएंटली. ये लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से निभा पाए और इसको सक्सेसफुली निभा पाए. फिर जो पोक्सो एक्ट जो है ये कितना हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, या फिर कहीं पर अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई चैलेंजेस है, उन तमाम चीज़ों का आपको क्या करना चाहिए, यू नीड टू ऑडिट, कलेक्ट डेटा एंड ऑडिट देम. तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट पोक्सो एक्ट. आई डोंट थिंक यू नीड एनीथिंग मोर देन दिस. दैट शैल बी ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. इफ यू हैव एनीथिंग
any observation, anything that you found that it was contrasting to the idea that you had till now, so please let me know in the comment box. I will try and respond to the queries that you have. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye. Have a good day.